मैं के राय साहब आपके पास आ रहा हूं, मैं एक चीज और तारीफ इसलिए कर दूं, आडंबर हम लोग उत्तर भारत वाले करते हैं और ये कई उत्तर भारतीयों को बुरा लगेगा, लेकिन दक्षिण का चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उसकी शादी या तो गिरजा में होगी या मस्जिद में होगी या मंदिर में होगी। वहां के जो, और हमारे यहाँ 5 स्टार होटल, होटल सब बुक है, एक साल पहले ही होटल बुक कर दो। हम लोग जितने एक एक इस तरह के जीवन में रहते हैं वो वहां के नहीं रहते हैं। और जो अच्छी चीज है उसको हम लोग कम से कम अपने यहाँ करें ना, उनकी खराब चीजें, किसी भी जगह की खराब चीजें क्या। तो भाषा के मामले में के राय साहब, आप तो इलाहाबाद से आ रहे हैं, जो भाषा आंदोलन का बनारस, इलाहाबाद, ये 2-3 जगह तो गढ़ थे जब 67 में भाषा आंदोलन हुआ था। हम लोगों को वो उस समय ये समझ में आया था कि वो हिंदी के अगेंस्ट है। जब बड़े हुए तो समझ में आया कि नहीं नहीं, वो हिंदी के अगेंस्ट नहीं है, वो अपनी भाषा की बात कर रहे हैं। तो राय साहब, ये कानूनी रूप से आपके पीछे इतनी कानून की किताबें हैं, ये आप किसी को जबरदस्ती कैसे 3 भाषा वाला कर सकते हैं? और उसके वो पैसे तो वो छोटी मोटी बातों पे, मनरेगा का पैसा इसलिए रोक लिए हैं, शायद 25-50 लाख रुपए का कोई बिल नहीं आया है, कुछ इस तरह की। उसकी दूसरी कॉपी जो है वो फोटोकॉपी नहीं आई है, उसमें जो छोटा मोटा बाबू आपका बिल पास करने के लिए 2-4 रुपए के घूस के लिए आपसे नहीं करता है कि इसमें दस्तखत नहीं है, इसमें मोहर नहीं है, उस तरह का काम हमारी केंद्र सरकार तमिलनाडु के साथ कर रही है। लेकिन मोटे तौर पे कानूनी रूप में ये कितना इन्फोर्सेबल है? और आप तो उस भाषा आंदोलन से रहे हैं, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आपको भी पता है अंग्रेजी में आप प्रैक्टिस करते हैं, हिंदी में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दाम कम हो जाएगा। अंग्रेजी में ही सारी रेफरेंस बुक है, सारी जो पीछे आपकी लगी हुई है उसमें मुझे तो हिंदी की एक को नहीं दिखाई दे रही, सब अंग्रेजी में आप कर रहे हैं। लेकिन हम सब लोग भाषा के मामले में हिंदी 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 हिंदू हिंदुस्तान जैसी बातें जो बेवकूफी की हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। क्या कह रहा है साहब? सर, भाषा को और भाषा नीति को जब राजनीतिक हथियार के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो राष्ट्रीयताएं जिनकी भाषा का बहुत समुन्नत इतिहास है, वो हमेशा केंद्र के खिलाफ एक टकराव में आएंगे और एक खास तरह का तनाव पैदा होगा। मैं बताऊं, जब राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को लाने की तैयारी की गई थी तो एक बहस किया था अन्ना दुरई साहब ने। अन्ना दुरई साहब ने कहा कि हिंदी कितने साल की भाषा, जो आधुनिक हिंदी है, देवनागरी वाली हिंदी है, इसका इतिहास वो 50 साल का भी नहीं है। और हमारी तमिल भाषा का स्क्रिप्टेड इतिहास 5000 साल का है। हमारी 5000 साल की साहित्यिक सांस्कृतिक रूप से एक समुन्नत भाषा है। उन्होंने कंबन तक का उदाहरण दिया था जिसमें तमिल में रामायण जिन्होंने लिखा था। तो किस आधार पर तमिल को राष्ट्रभाषा आप नहीं बनाना चाहते हो, हिंदी को थोप रहे जिनका कुल इतिहास ही 19वीं सदी से शुरू हो रहा। आप कह रहे हैं कि नहीं, हिंदी बोलने वाले की संख्या ज्यादा है इस देश में। अगर इस आधार पर तय करना है कि हिंदी भाषी लोगों की जनसंख्या इस देश में ज्यादा है, तो अन्ना दुराई ने कहा तो कौवे को राष्ट्रीय पक्षी घोषित करिए। पक्षियों में कौवे की संख्या सबसे ज्यादा है, वहां ये मानदंड लागू होना चाहिए। तो ये जो है ना, जो सर ने कहा है कि वो राजगोपालाचारी जी जब हिंदी थोपे थे यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन में, तो वहां एक विद्रोह हुआ था, वहां पर टेररिस्ट पार्टी और सब लोग। और यही नहीं, हर बार जो है आप देखिए कि ये एक वैश्विक वो है। इंग्लैंड में फ्रेंच को वहां के रॉयल लैंग्वेज के रूप में देखा जाता था, और जब मिल्टन पढ़ने गया ऑक्सफोर्ड में तो वहां अंग्रेजी भाषा पढ़ाई नहीं जाती थी, वो रस्टिक की, वो लेबर क्लास की भाषा थी। वो साहित्य में अंग्रेज पढ़ा, जब मिल्टन जैसा कवि वहां पर जब स्टूडेंट होकर गया था। मैंने बांग्लादेश में जगह जगह देखा, कई कई जिले में खुद मैंने अपनी आंख से देखा है शहीद मीनार बने हुए। मैंने पूछा है शहीद मीनार किस बात के है, जिसमें शहीदों के नाम थे। मैं सोचा कि वहां एक फूड मूवमेंट हुआ था, उस मुजीब साहब जिसको लीड किए थे उस समय का होगा। उन्होंने कहा नहीं, यह भाषा आंदोलन के शहीदों का मीनार है।
और भाषा आंदोलन वो आंदोलन था जो पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू के रूप में एक राष्ट्रीय भाषा हमारे संस्कृति पे थोपी गई थी, और पूरी बंगाली राष्ट्रीयता उसके खिलाफ विद्रोह करी, और हर तहसील में लोग शहीद हुए थे, और बांग्लादेश बनने की बुनियाद वहीं पड़ी थी। और वहां देख लीजिए, आपने कहा कि पंजाबी हावी है, पंजाबी ही नहीं, पंजाबी जो पख्तून इलाके का जो पश्तो भाषा है, जो सिंधियों की सिंधी भाषा है, ये, और पंजाब का तो पूरा इलाका है ही, और छोटी छोटी भाषाएं हैं। एक सराइकी भाषा है पाकिस्तान में पंजाबी से मिलती हुई जुलती, वो पूरी की पूरी पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। यही गलती जो है, जब भाषा आंदोलन उत्तर भारत में चला, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो एक गलत संदेश दिया। जब लोहिया जी भी उसको की प्रेरणा थी उस आंदोलन को, वो इस रूप में समझा गया तमिलनाडु में और दक्षिण में, क्योंकि दक्षिण के 4 समृद्ध भाषाएं थी, कन्नड़ था, तेलुगु था, मलयालम था, और लीड कर रही थी तमिलनाडु। उन लोगों ने यह सोचा कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में यह हिंदी थोपना चाहते हैं, जो हमको स्वीकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदी लोग जानते नहीं है। हिंदी के बारे में तो ये कहा जाता है कि हिंदी विद्वानों ने नहीं प्रसारित किया, महात्मा गांधी और काका कालेलकर का उसमें कोई योगदान जरूर रहा होगा, लेकिन हिंदी का प्रथम प्रसार तो गिरमिटिया मजदूरों ने किया, जो हनुमान चालीसा, रामचरितमानस और तुलसी जी का पेड़ लेकर मॉरिशस, सूरीनाम, कहाँ किन किन देशों में गए, उस भाषा को भी रोपते रहे, बढ़ाते रहे। हिंदी का सबसे ज्यादा प्रचार हिंदी फिल्मों ने किया। दक्षिण भारत, हमारे परिवार का, हमारे पड़ोस का लड़का जो है तमिलनाडु में रह रहा है कई साल से, वड़क्कम के अलावा दूसरा शब्द नहीं सीख पाया है। हमारे कितने लोग पूरा का पूरा पूर्वांचल मुंबई में पड़ा हुआ है, कभी मराठी बोलते उनको देखे, और मराठी बोलेगा भी थोड़ा मोड़ा तो व्यंग के रूप में बोलेगा, उसमें उसने कई हिकारत रहती है। हमको ढाका में एक ऐसा व्यक्ति मिला, भाषा जैसे हिंदी कैसे गई, उसने कहा कि दादा हमने आपको 40 बार शोले देखा। हमने कहा 40 बार शोले देखा तो तुम हिंदी क्यों नहीं बोल पाते? क्या हम हिंदी बिल्कुल नहीं समझता। हमको शोले कैसे देखे, क्या हम फिल्म में समझ जाता है। तो हिंदी का प्रचार प्रसार जो हुआ, यह न माने कि हिंदी की कोई ऐसी समृद्ध परंपरा थी जो तमिल से पड़ी थी। आप आज भी जो है हायर एजुकेशन का जो एनरोलमेंट है वो 43% से ज्यादा दक्षिण राज्यों में है, और मेरे ख्याल से अब 28% नेशनल एवरेज है। तो ये पूरा का पूरा, और ये दो दोहरी मार हो रही है इस दक्षिण पर, इस पे गौर किया जाना चाहिए। और ये भाषा को साम्राज्यवादी नीति के तौर पर नहीं, अब यह हर बार हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब भी बना है उसमें हिंदी के वर्चस्व को थोपे जाने का प्रयास किया। सन 68 में इंदिरा जी ने बनाया, तब कोठारी साहब अध्यक्ष थे। सन 84 में जब हम लोग उसके खिलाफ लड़ रहे थे विश्वविद्यालय परिसरों में, तो राजीव गांधी की शिक्षा नीति थी, जिसके जरिए पहली बार कंप्यूटर आया, और हम लोग भिड़े हुए थे कि इस देश में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जो है ये कंप्यूटर बनेगा। लेकिन वहां भी अंग्रेजी और हिंदी को बहुत प्रमुखता दी रही थी। और ये नया इनका एनएपी है, जिसमें तो इस एनएपी के साथ एक चीज और लाया उन्होंने, डिलिमिटेशन, संसदीय क्षेत्रों का जो परिसीमन का इन्होंने कुछ अगर रखा, जिसका उसका जो बेस तैयार किया है। आज लंगड़ी सरकार है, आज अन्य पार्टियों के समर्थन से चल रही है, और जिस डिलिमिटेशन 2026 में लागू कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा पूरा ढांचा ही बदल जाएगा। उत्तर भारत जो है वो बिल्कुल शासक हो जाएगा, और दक्षिण भारत शासित हो जाएगा। तो इसलिए इन भाषाओं के संरक्षण की बहुत जरूरी है। कोई मोहताज नहीं है तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ और बंगला भाषा जो है हिंदी की मोहताज नहीं है। हिंदी से बहुत रिच ट्रेडिशंस है। लेकिन जो भी हो, फ्रीडम मूवमेंट हमारा नॉर्थ इंडिया में ज्यादा हावी था, बहुत सारे ऐतिहासिक कारण थे हिंदी। लेकिन संविधान में अगर आप देख लें, आपको हंसी मतलब मजाक लगेगा, ये पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है। आज भी पढ़ने से लगता है कि हिंदी जो है वो अंग्रेजी के पांव के नीचे बैठी हुई है। आज भी लगता है कि अंग्रेजी रानी है और हिंदी पटरानी है। और आज भी देख ले, हिंदी इलाहाबाद में, पटना में, लखनऊ में सारे वकील अंग्रेजी बोल रहे हैं, सारे जज अंग्रेजी में लिख रहे हैं। तो हिंदी तो हम कह रहे हैं, लेकिन हम दरअसल अंग्रेजी के औपनिवेशिकता से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए
हमको चाहिए कि ये जो त्रिभाषा फार्मूला है, कम से कम अभी चिदम्बरम साहब का स्पीच सुन लीजिए। चिदम्बरम तो डीएमके के बिल्कुल नहीं, हो तो कांग्रेस के। उन्होंने कहा 2 भाषा के जरिए हमारा तमिलनाडु समृद्ध हो रहा है, हमारा नेशनल इनकम आपसे ज्यादा है, हमारा एजुकेशन आपसे ज्यादा है, हम हमारा जो वेलफेयर का जो वो स्तर है वो उत्तर भारत के राज्यों से ज्यादा है, हम बीमारू और भुखमरी के स्टेट नहीं है। तो हमारे पर इस तरह से किसी भाषा को थोपिए न। उत्तर भारत में क्या त्रिभाषा जब लागू हुआ, एक भी दक्षिण की भाषा नहीं आई। क्या किया उन्होंने? तीसरा संस्कृत थोप दिया, संस्कृत को घुसा दिया, और हम लोग बहुत प्रसन्न थे क्योंकि हम लोग को 90-92% संस्कृत में मिल रहे थे। हमारा हिंदी में डिस्टिंक्शन आ गया हाई स्कूल में, और सारे लड़के जो कुछ नंबर कवर करते थे, उस थर्ड पेपर था हिंदी का संस्कृत, उसमें कूद के आते थे। किसी ने नहीं प्रयास किया कि बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी इन भाषाओं को इंट्रोड्यूस किया जाए। एक भी कोई अध्यापक नहीं पूरे प्रदेश में। तो आपकी तो मंशा ही नहीं, आप तो संस्कृत हिंदी थोप रहे हैं वहां पर, लेकिन आप तमिल को, तेलुगु को, मराठी को, सिंधी को अपने दरवाजे पर स्वागत करने के लिए तैयार नहीं। जी